नमस्कार, मैं डॉक्टर नृत्य गोपाल, हिंदी विभाग, हंसराज कॉलेज से। आज हम और आप चर्चा करेंगे काव्य लक्षण के ऊपर। हमारा विषय है काव्य लक्षण। काव्य लक्षण मूलतः भारतीय काव्यशास्त्र का विषय है। आप कहें काव्यशास्त्र का विषय है। काव्यशास्त्र काव्य के उस पक्ष को हमारे सम्मुख रखता है जिसमें कि हम उसके अनुशासनात्मक पक्षों की चर्चा करते हैं। इस काव्य शास्त्र में कई विषयों के ऊपर चर्चा होती है, जिसमें एक उपविषय काव्य लक्षण है। काव्य और लक्षण ये दो शब्द हैं। काव्य लक्षण, लक्षण शब्द आप जानते हैं, जिसे कहते हैं पहचान, चिन्ह। ये जो लक्षण है, इसको अगर आप बहुत व्यावहारिक शब्द के रूप में देखेंगे तो चिकित्सा शास्त्र में यह शब्द बहुत प्रयुक्त होता है। अभी विगत दिनों जब हम कोविड के दौर से ये पूरी दुनिया गुजर रही थी, तब आपने देखा कि कोविड के लक्षण क्या हैं, तो यह जो लक्षण शब्द है वह उसी को प्रतिपादित करता है, उसी की रूपरेखा रखता है कि किन चीज़ों से हम उसकी पहचान करें। लक्षण। दूसरा शब्द है यहाँ पर काव्य। ये जो काव्य है, इस काव्य को आप, ये जो काव्य है, काव्य में दो चीजों की प्रधानता है। एक है कवि और दूसरा है कविता। काव्य में ये दोनों समाहित हैं और इसीलिए भारतीय काव्यशास्त्र में कवि की जो परिभाषाएं दी गई है, या काव्य की जो परिणति जहां से हमें दिखाई पड़ती है, कवि और काव्य के संबंध को लेकर 9वीं शताब्दी में आचार्य आनंदवर्धन ने बहुत अच्छी सी बात कही। उन्होंने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में लिखा, अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम तथैव प्रतिजानीते। यानी ये जो संसार है, अपार काव्य संसार है, कवि उसमें प्रजापति यानी निर्माता अर्थात ब्रह्मा की भूमिका में है। और इस ब्रह्मा को यथास्मै रोचते विश्वम, बोले इस विश्व में जैसा उसे दिखाई पड़ता है, तथैव प्रतिजानीते, बोले उसी तरीके का वह निर्मित करता है। ऐसा काव्य के संदर्भ में कहा गया। काव्य के और कविता के संदर्भ में अन्य आचार्यों की भी कई तरीके की उक्तियां हमारे सामने हैं। इस काव्य को लेकर के कि ये काव्य है क्या, भारतीय काव्य शास्त्र में एक लंबा चिंतन रहा है। भारतीय काव्य शास्त्र के आद्य आचार्य भरत, जिनका समय ईसा से 2 शताब्दी पूर्व माना जाता है, और उनके ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र, आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि, इनके ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। यह ग्रंथ मूलतः नाटक विषय पर लिखा गया है और नाट्य शास्त्र से संबंधित इसमें विवेचन है, लेकिन इसका महत्व इस रूप में है कि प्रकारांतर से इस नाट्य शास्त्र के भीतर काव्य के अनेकानेक पक्षों की चर्चा होती रही है। इसमें कई ऐसी चर्चाएं हैं जिनको कि हम देखते हैं कि वे काव्य पर खरी उतरती हैं। जैसे आचार्य भरत ने लिखा
मृदु ललित पदाढ्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुख बोध्यम युक्ति मनृत्य योज्यम। बोले ये जो काव्य है, बहुकृत रसमार्गम संधि संधान युक्तम सभवत शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम। तो ये जो सभवत शुभ काव्यम, जब उन्होंने ये कहा कि वह शुभ काव्य क्या है और उसकी उन्होंने विशेषताएं जब कही, मृदु ललित पदाढ्यम, बोले मृदु ललित पद होने चाहिए, मृदु ललित पदाढ्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम, बोले उसमें गूढ़ शब्दार्थ नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो चर्चा की वह नाटक के संदर्भ में थी, और इस नाटक के संदर्भ में जो चर्चा हुई वहाँ पर शुभ काव्य शब्द से प्राय विद्वान यह मान लेते हैं कि यहाँ पर हम काव्य शास्त्र के ये जो परिभाषा है यहीं से काव्य को उद्भूत मान लेते हैं, या काव्य की परिभाषा के ऊपर चर्चा शुरू कर लेते हैं। लेकिन हम ऐसा पाते हैं कि काव्य शास्त्र की इस चिंतन शैली में काव्य लक्षण को पहली बार जिन आचार्य ने स्पष्ट शब्दों में व्याख्यायित किया वे हैं आचार्य भामह। आचार्य भामह इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। इस काव्यालंकार ग्रंथ में पहली बार काव्य को स्पष्टतः एक शब्दों में बद्ध करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। आचार्य भामह कहते हैं शब्दार्थो सहितौ काव्यम। अब आप देखेंगे यहां पर सबसे पहला पद है शब्दार्थो। ये जो शब्दार्थो है इसमें दो पद जुड़े हुए हैं, एक है शब्द, दूसरा है अर्थ। शब्दार्थो बोले शब्द और अर्थ। आगे क्या कहा उन्होंने? सहितौ, बोले ये जो इनका सहित भाव है, समवेत रूप, शब्द और अर्थ का जो समवेत रूप है, बोले सहितौ काव्यम, बोले उसी को काव्य कहेंगे। अब ये इन्होंने बोले काव्यम शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, बोले शब्द और अर्थ के सहित भाव को काव्य कहा जाता है। और ये पहली परिभाषा है जिसको कि हम काव्य शास्त्र के भीतर काव्य लक्षण में विधिवत परिभाषा या पहली सुस्पष्ट परिभाषा आचार्य भामह के द्वारा काव्यालंकार में दी गई। यहां पर कुछ प्रश्न उठे, आचार्यों ने, चिंतकों ने, विवेचकों ने कुछ प्रश्न उठाए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब आचार्य भामह ने कहा कि शब्दार्थौ, शब्द और अर्थ सहितौ, बोले दोनों का समवेत रूप, बोले क्या जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं उसमें अर्थ नहीं होता? क्या वह शब्द उस और अर्थ एक दूसरे का अनुगमन नहीं करते? वह दोनों जुड़े होते हैं, सदैव जुड़े होते हैं। और यदि दोनों जुड़े होते हैं तो प्रश्न यह हुआ कि शब्दार्थौ सहितौ, बोले शब्द और अर्थ का जो सहित भाव है यह तो इतिहास में भी है, यह तो शास्त्र में भी है, यह तो सौंदर्य शास्त्र में भी है, बोले इसकी तो विज्ञान में भी है, हर जगह पर बोले इसकी व्याप्ति बहुत व्यापक है, अति व्याप्ति है। इसलिए जब आचार्य भामह के इस परिभाषा पर, इस लक्षण पर चर्चा होती है तो यहां पर यह पाया जाता है कि शब्दार्थौ सहितौ, बोले शब्द और अर्थ का सहित भाव तो वह सभी जगह पर होगा। इसलिए इसका दायरा बहुत व्यापक है। इसलिए आचार्य भामह की परिभाषा के ऊपर जब जब चर्चा होती है तो इस बात को ध्यान में रखना होता है। लेकिन
निर्विवाद रूप से यह पक्ष और यह बात इंगित करने योग्य है और हमें स्वीकार करनी चाहिए। आचार्य भामह का हमें इसके लिए हम सब ऋणी हैं। उन्होंने पहली बार काव्य को बहुत स्पष्ट शब्दों में हमारे सम्मुख रखा। आचार्य भामह, आचार्य भामह के पश्चात आचार्य दंडी ने काव्य का लक्षण प्रस्तुत किया। आचार्य दंडी संस्कृत के बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हैं। काव्य शास्त्रीय चिंतन और काव्य रचना उसमें उनका अद्भुत योगदान है। और इनका आचार्य दंडी, इन्होंने काव्यादर्श इनकी कृति है। आचार्य दंडी ने काव्य की परिभाषा को बहुत सीधे शब्दों में नहीं कहा, लेकिन एक उनका बहुत बड़ा योगदान है जो उनकी परिभाषा से दिखाई पड़ता है। आचार्य दंडी लिखते हैं, शरीरम तावत इष्टार्थम व्यवच्छिन्नः पदावली। ये जो आचार्य दंडी हैं, इन्होंने अपनी काव्य की जो उनकी सम्मति है, काव्य के संदर्भ में जो उनकी समझ है, उन्होंने कहा शरीरम तावत इष्टार्थम व्यवच्छिन्नः पदावली। यहां पर जो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण पद है, आप देखेंगे उन्होंने कहा इष्टार्थम। ये जो इष्टार्थ है, यानी जो वांछनीय अर्थ है, जिसे कवि कहना चाहता है, इष्ट अर्थ। बोले ये जो इष्ट अर्थ है वह, बोले क्या है, बोले इष्टार्थ व्यवच्छिन्न पदावली। बोले जो पदावली इसको धारण कर रही है, व्यवच्छिन्न पदावली। बोले ये जो व्यवच्छिन्न पदावली है, पदावली बोले इष्ट अर्थ को धारण करने वाली जो पदावली है, बोले वह क्या है, बोले शरीरम तावत। तावत अर्थात उसका, उसका अर्थात काव्य का। तावत शरीरम, बोले वह क्या है, बोले शरीर है। बोले इष्ट अर्थ को धारण करने वाली जो पदावली है, बोले वह तावत अर्थात काव्य का शरीर है। जब आचार्य दंडी ये बात कह रहे थे तो उन्होंने जो शरीर पद का प्रयोग किया, इससे काव्यशास्त्र में एक नई चिंतन शैली का उद्भव हो गया। यहां पर काव्य को काव्य पुरुष के रूप में स्थान प्राप्त हो गया, जिसकी चर्चा आगे काव्य रूपक के संदर्भ में आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में एक पूरी चर्चा की कि काव्य पुरुष क्या है। और उस काव्य पुरुष का उन्होंने बाकायदा कि इसके शरीर क्या है, इसके अवयव क्या हैं, इसकी आत्मा क्या है, इसके अलंकार क्या हैं, इसके गुण क्या है, साहित्य दर्पण में उसकी व्यापक चर्चा हुई। लेकिन इस चर्चा को केंद्र में लाने का, इस चर्चा को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है आचार्य दंडी को, जो काव्यादर्श में उन्होंने कहा कि शरीरम तावत इष्टार्थम व्यवच्छिन्न पदावली। बोले वह काव्य है जिसको कि जो इष्ट अर्थ की पदावली है, वह उसका जो शरीर है, इस तरीके से। लेकिन यहां पर जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वह है कि ये जो इष्टार्थ है ना, ये जो पद है इष्टार्थम, यह व्याख्या सापेक्ष है और इसकी अनेकानेक व्याख्याएं होती रही। अच्छा, बहुत अद्भुत बात यह है कि भारतीय काव्यशास्त्र में हमारे जो आचार्य हैं, उन आचार्यों की दृष्टि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके की रही है।
वे उसके आत्मनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ या उसको ऑब्जेक्टिव ढंग से भी अलग अलग ढंग से दोनों तरीके से जब उन्होंने इस संदर्भ में कहा, तो वहां पर हमें समझ में आता है कि ये जो शरीर जो उनका सब्जेक्टिव जो तत्व है उसकी ओर वो जा रहे थे। लेकिन आचार्य दंडी का हमें ऋणी होना होगा कि उन्होंने काव्य की एक परिभाषा देने की कोशिश की, और उन्होंने काव्य की जो परिभाषा दी उसमें उसको शरीर के रूप में परिभाषित कर दिया। जब शरीर है तो आत्मा भी होगी। काव्य शास्त्र की हमारी परंपरा है चिंतन परंपरा, और उस चिंतन परंपरा में संवाद है। और हमारी भारतीय साहित्य, भारतीय वाङ्मय, भारतीय आचार्यों की विशेषता है संवाद। संवादहीनता का तो कोई स्थान ही नहीं है। और जब ये चर्चा हुई कि शरीरम तावद इष्टार्थम, बोले शरीर है, तो काव्य शास्त्र में एक नई चर्चा को बल मिला, और वह चर्चा है कि शरीर है तो आत्मा भी होगी। अब आप देखिए आगे के आचार्यों ने उसकी आत्मा के संदर्भ में भी चर्चा की। 9वीं शताब्दी में एक आचार्य होते हैं, अद्भुत और विलक्षण काव्यशास्त्री सिद्धांत उन्होंने दिया है। और आप कहें कि भारतीय काव्यशास्त्र में जिन सिद्धांतों ने एक बड़ी स्वीकृति प्राप्त की, वह है ध्वनि सिद्धांत। ध्वनि सिद्धांत इसके स्थापक आचार्य हैं आचार्य आनंद वर्धन। आचार्य आनंद वर्धन, इनके ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। नौवीं शताब्दी के आचार्य हैं। आचार्य आनंद वर्धन ने ध्वनि के संदर्भ में चर्चा की, और उन्होंने काव्य की जिस शरीर की बात आचार्य दंडी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस काव्य की आत्मा क्या है। बोले आत्मा है ध्वनि। ध्वनिर आत्मा काव्यस्य। ध्वनिर आत्मा काव्यस्य। बोले काव्य की आत्मा क्या है। बोले काव्य की आत्मा है ध्वनि। बोले इस ध्वनि के कारण ही काव्य को बोले उस आत्मा के कारण ही काव्य को पढ़ा जाता है, याद रखा जाता है, उसका संदेश उसी में निहित होता है। और ध्वनि की बहुत अच्छी उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि ध्वनि क्या है, तो आचार्य आनंद वर्धन ने ध्वनि को बहुत अच्छे ढंग से व्याख्यायित किया है। वो लिखते हैं प्रतीयमानम पुनरन्य देव वस्तुष्ट वाणीषु महाकवीनाम यत यत प्रसिद्धा वयवातिरिक्तम तथापि लावण्य में वांगनेशु। बोले ध्वनि क्या है। बोले वह तो महाकवियों की वाणी में से ऐसे पृथक रूप में दिखाई पड़ती है जैसे किसी ललना के अंग के सौष्ठव में से एक अलग तरीके का लावण्य झलकता है। बोले वह जो लावण्य है इसी तरीके से महापुरुषों की वाणी में से, बोले प्रतीयमानम पुनरन्य देवा वस्तुष्ट वाणीषु महाकवि नाम, बोले महाकवियों की वाणी में से वह अर्थ जिस तरीके से अलग दिखाई पड़ता है, बोले वह जो अर्थ है, वह जो तत्व है, बोले वही आत्मा है काव्य के। इसलिए उन्होंने कहा ध्वनिर आत्मा काव्यस्य। और ये काव्य के लक्षण के रूप में हम सबके सम्मुख स्वीकृत होता है। इस आत्मा को रेखांकित करते हुए एक और लक्षण जो कि लगभग आचार्य आनंद वर्धन के समीप ही आचार्य वामन। आचार्य वामन आचार्य वामन, इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति।
और इनके सिद्धांत का नाम है रीति सिद्धांत। रीति सिद्धांत। आचार्य वामन मानते हैं रीतिर आत्मा काव्यशः। काव्यशः। बोले काव्य की आत्मा क्या है? बोले काव्य की आत्मा है रीति। और उन्होंने रीति को व्याख्यायित भी किया। उनसे जब पूछा गया कि ये रीति क्या है, तो उन्होंने कहा कि विशिष्ट पद रचना है रीति। बोले रीति है जब काव्य में जो विशिष्ट पद रचना होती है, विशिष्ट पद रचना है रीति। बोले उस विशिष्ट पद रचना को रीति कहते हैं। उन्होंने रीति की व्यापक व्याख्या की है। विशिष्ट पद रचना रीति। बोले ये जो विशिष्ट पद रचना है वह रीति है। और ये विशिष्ट पद रचना क्या है, तो उन्होंने उसको भी व्याख्यायित किया विशेषौ गुणाः। बोले वह उसमें विशिष्टता होती है गुण की, जिसे हम काव्य गुण के रूप में, और उन्होंने फिर शब्द गुण और अर्थ गुण 10-10 की व्याख्या उन्होंने की। लेकिन उनका मूल भाव था कि काव्य की जो आत्मा है वह रीति है, जिसे हम स्टाइल के रूप में कहते हैं, जिसे एक शैली के रूप में कहते हैं, जिसे एक मार्ग के रूप में कहते हैं। बोले प्रत्येक कवि के पास अपना एक खास तरीके का स्टाइल होता है, जिससे वह अपने अर्थ को संप्रेषित कर पाता है। विशिष्ट पद रचना है रीति, और उसके लिए विशिष्ट पद रचना। और यूं भी देखिए कवि शब्द में अपने आप ही कवि का जो कर्म है और कवि है उसमें कुद धातु के साथ में जिसको कि वह शब्द का विशिष्ट भावन करता है, शब्द का विशिष्ट संयोजन करने वाला है, उसका उद्घाटन करने वाला है, उसको सामने रखने वाला है। कवि इसलिए विशिष्ट पद रचना ही करता है। तो आचार्य वामन ने काव्य का लक्षण देते हुए कहा कि रीतिर आत्मा काव्यस्य। बोले वह क्या है? बोले वह रीति आत्मा, बोले उसकी आत्मा है काव्यस्य। किसकी? बोले काव्य की। बोले फिर क्या हुआ? बोले रीतिर आत्मा काव्यस्य। बोले काव्य की आत्मा तो रीति है। ऐसा आचार्य वामन ने स्वीकार किया। आचार्य वामन के पश्चात भारतीय काव्यशास्त्र में एक और जो यशस्वी आचार्य हुए, जिनका नाम है आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक। इनका सिद्धांत है वक्रोक्ति सिद्धांत। वक्रोक्ति सिद्धांत। वक्रोक्ति काव्य जीवितम। ये है, वो कहते हैं कि ये जो काव्य का जो जीवन है वह क्या है, अर्थात काव्य की आत्मा क्या है। उन्होंने कहा कि वक्रोक्ति, वक्र उक्ति। बोले वह जो उक्ति का वैशिष्ट्य है, उक्ति में जो चमत्कार है, बोले वह चमत्कार ही काव्य का जीवन है। इसलिए उन्होंने कहा कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम। बोले उस वक्रोक्ति से ये काव्य जीवित है, इस काव्य का जीवन है वक्रोक्ति। अर्थात कहें कि काव्य की आत्मा को आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के रूप में स्थापित किया। इस प्रकार से हम देखते हैं काव्य शास्त्र में एक लंबी परंपरा, उसको आत्मा के रूप में। लेकिन काव्य क्या वास्तविक रूप में सिर्फ काव्य पुरुष यानी शरीर और आत्मा ही है? ये चिंतन बहुत लंबा उस तरीके से नहीं चल सकता, क्योंकि
उसको यदि एक दार्शनिक अंदाज में हम आत्मा के साथ जोड़ देंगे और उसको एक फिलॉसफी के भीतर ले जाएंगे, एक दर्शन शास्त्र के भीतर ले जाएंगे, तो वह मूलतः अपने स्वरूप को खोता जाएगा। और इसीलिए भारतीय काव्य शास्त्र में जो काव्य के चिंतन की परंपरा है वह बहुत लंबी है, व्यापक है। और उस व्यापक चिंतन शैली में आचार्यों ने उसके ऊपर सोचा, गहन चिंतन किया। काव्य शास्त्र के इस चिंतन में आगे कुछ समन्वयवादी आचार्यों का प्रादुर्भाव हुआ, वे उद्भूत हुए और उन्होंने भी काव्य को नए सिरे से व्याख्यायित करने की कोशिश की, जिनमें आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य जगन्नाथ बहुत प्रमुख आचार्य हैं और उन्होंने बहुत गहन और व्यापक चिंतन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो काव्य शास्त्र का जो एक चिंतन आगे बढ़ा कि काव्य का लक्षण क्या होना चाहिए, इन आचार्यों ने अपने अपने ढंग से कहा। और क्योंकि भारतीय काव्य शास्त्र की बड़ी विशेषता है कि वे अपनी बात को कहते हैं और उसके ऊपर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और जब सोचते हैं कि हमने क्या कहा है, हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या सुना है, इससे हमने प्राप्त क्या किया है, इससे दिया क्या जा सकता है, ये जो उनकी चिंतन शैली है यह बड़ी व्यापक है। और काव्य के ऊपर उन्होंने व्यापक चिंतन किया, मनन किया। तो हमने और आपने अभी तक जो चर्चा की है, क्यों ना उसका चिंतन किया जाए, मनन किया जाए कि हमने क्या पढ़ा है, क्या सुना है, क्या समझा है, आगे के आचार्य क्या कहते हैं, इसके ऊपर चर्चा कुछ अंतराल के बाद संभव हो, अच्छा लगे तो एक अंतराल के बाद। तो मुझे लगता है कि एक अंतराल के बाद हम और आप चर्चा करें। आज की चर्चा में अभी यहाँ विश्राम लेते हैं। काव्य लक्षण की ये जो चर्चा है अभी फिर आपके साथ दोबारा शुरू करेंगे। तब तक इसके ऊपर चिंतन करें, विचार करें। धन्यवाद, नमस्कार।